दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विजन आईएएस के मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसके लिए आप उससे मेंस के नोट्स कैसे बना सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप कोई भी मेंस एग्जाम देना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम का हो, ठीक है, चाहे स्टेट पीएससी हो, ठीक, उसमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लगभग 1/4 पार्ट जो होते हैं आपके मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से डराइव होते हैं। अब बात होती है कि करंट आप कवर कहाँ से करें, तो करंट देखिए बहुत सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आप हिंदू को फॉलो करिए या फिर कोई ऐसा रीजनल न्यूज़पेपर जो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो, मतलब उसमें त्रुटियां ना हो और चीज़ों को होलिस्टिक कवर करता हो। तो इन सब चीज़ों में द हिंदू फिट बैठता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का भी लोग कहते हैं बेटर है, और हिंदी में जनसत्ता वगैरह भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो आपको आपके हिसाब से सही हो रहा है आप उसको पढ़िए। तो इसमें लेकिन मेन बात क्या होता है, इन सबको पढ़ने के बाद क्या आपको नोट्स बनाना है उन चीज़ों का कि नहीं बनाना है। तो देखिए, मेरा तो क्लियर कट सजेशन ये है कि आप नोट्स के पीछे मत जाइए न्यूज़पेपर से, ठीक है, बल्कि आप क्या कीजिए, आप मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि मंथली मैगजीन अगर फॉलो करें तो किसका मैगजीन बढ़िया है और किसका ज़्यादा मतलब अच्छा हो सकता है अगर फॉलो किया जाए तो देखिए, मैं जो खुद फॉलो करता हूँ वो विजन आईएएस का है। ठीक है, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है वो भी विजन आईएएस के मंथली मैगजीन का ही बनाया है। तो इस वीडियो में आपके साथ यही बताने वाला हूं कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कैसे मेंस स्पेसिफिक टॉपिक को सेपरेट आउट करें और कैसे प्रीलिम्स के टॉपिक को अलग करें और उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक फ्रेमवर्क समझना होगा कि क्वेश्चन आखिर आप आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूं पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर में। एक होते हैं जो आपके 10 मार्कर होते हैं, दूसरे होते हैं जो 15 मार्कर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको लगभग 150 वर्ड का आंसर लिखना है। ठीक है, वहीं अगर आपके 20 मार्कर है या 15 मार्कर्स हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको क्या लिखने हैं, 200 अप्रॉक्स 250 वर्ड के आंसर लिखने हैं आपको। ठीक है, तो पेपर पूरा 250 मार्क्स का होता है, इसमें आपकी इतने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, तो आपके पास वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, अगर वर्ड लिमिट है तो आपको चीज़ों उसी के हिसाब से लिखना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन 1 से 10 जो 10 मार्कर होते हैं उसमें आपके पास 150 वर्ड होते हैं। तो उसमें जो हम फॉलो करते हैं इंट्रो, ठीक है, इंट्रो का फॉर्मेट, फिर बीच में बॉडी सेक्शन, उसके बाद हमारा जो आता है वो कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो हमें लोग जो सजेस्ट होता है, जो बेस्ट तरीका माना है इंट्रो को शुरू करने का वो होता है डेटा। ठीक है, या फिर किसी कोई डिफिनेशन वाली चीज़ है तो उसकी आप डेफिनेशन दे दीजिए। ठीक है, या फिर अगर ओरिजिन बतानी है तो आप ओरिजिन बता दीजिए उसकी, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन वहीं पे इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी पार्ट होता है आपका, बॉडी पार्ट में तो आपको मटेरियल लिखना होगा, वो कहाँ से लिखेंगे, तो वो आता है मेन चीज़ आपका करंट अफेयर का। करंट का क्वेश्चन है तो वहाँ रोल आता है। तो उसमें सबसे पहले अबाउट में तो आप चीज़ें बता दोगे इंट्रो में, लेकिन उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या मिशंस हैं और उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, समझ रहे हैं आप, बेनिफिट्स, और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये बताएंगे आप। उसके क्या फ्यूचर इंपैक्ट होंगे, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस को भी आप कई चीज़ों पे सिग्निफिकेंस को उसको चेक करेंगे। जैसे सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो देखिए सिग्निफिकेंस में आप एक मैं शॉर्ट कीवर्ड यूज करता हूं हमेशा, वो पेस्टल है, PESTLE। मैं पेस्टल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, सोशियोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे क्या है। उसके बाद एल से आप लिंग्विस्टिक देख सकते हैं कि अगर कुछ है तो। उसके बाद ई से इकोनॉमिकल हो गया था, इथनिक देख सकते हैं, इथनिक डायमेंशंस क्या है। अगर क्वेश्चन के हिसाब देखिए सारे पॉइंट किसी क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट डिफरेंट चीज बिल्कुल आएंगे। आप जो रेशियो में आंसर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं उसके इसी हिसाब से। और जो प्रोग्राम है उसके कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं, अगर मान लीजिए किसी स्कीम पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, और उसमें कौन कौन से फ्लॉज हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर कहता है तो आपको कभी क्रिटिसाइज भी करना होता है, लेकिन आपको क्रिटिसिज्म में ध्यान क्या रखना होता है, क्रिटिसिज्म आपका हेल्दी हो। ठीक है, हेल्दी होने का मतलब क्या है, क्रिटिसिज्म हेल्दी होने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट को कि निगेटिव पॉइंट्स ना बताएं। ठीक है, निगेटिव पॉइंट्स के सॉल्यूशन भी बताएं कि अगर ये चीज कमी है तो इसको हम क्या करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसाइज करना, आप वे फॉरवर्ड भी बताएं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को बताने के बाद आइए मैं आपको बताता हूं कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करने करंट अफेयर के। देखिए, सबसे पहले से मिशन लाइफ के ऊपर है ये, ठीक है, टॉपिक आया हुआ है, तो सबसे पहले से फुल फॉर्म को बताना चाहिए, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, और ये लाइफ जो है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा ग्लासगो समिट जो हुई थी COP 26 में। ठीक है, COP 26 ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे इसको सबसे पहले बात की गई थी और वहाँ पे पंचामृत कॉन्सेप्ट की भी बात की गई थी। तो आई होप आप सबको पता होगा पंचामृत क्या है। इंडिया NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड गोल्स जो होते हैं, लगभग इंडिया ने 5 अपने ऐसे गोल्स बताए थे, उसी की बात होती है पंचामृत में। ठीक है, तो नोट देखिए, सबसे पहले अबाउट के बारे में ध्यान रखिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। UNFCCC COP में इसकी बात की गई थी, और इसका जो क्या कॉन्सेप्ट है, एक तरह का ग्लोबल मास मूवमेंट है। ठीक है, कलेक्टिव और इंडिविजुअल लेवल पर दोनों। ठीक है, ऐसी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने की बात की गई है जिसमें क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, इसमें लगभग 1 बिलियन इंडियन एंड अदर ग्लोबल सिटीजन को इसमें क्या करेंगे, गैदर करेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और उनसे क्या करेंगे कि उनको मेन स्ट्रीम में ले आएंगे जिससे कि वो इन्वायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और प्रिजर्व करें। ठीक है, आप यहाँ देखिए ऐसे आंसर लिखने में शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका स्पेस कम लगे और आपका मैक्सिमम चीज आप उसमें इनरिच कर सकते हैं। मैंने एक बार प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व लिख लिया था, तो यहाँ मैंने PNP लिख लिया जिसमें समझ में आएगा, आप भी अपना ऐसा यूज कर सकते हैं। वैसे ही देखिए इंट्रो में डेटा भी आप लिख सकते हैं। इंडिया में क्या हुआ, 80% ऐसे विलेजेस हैं और लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा है 2028 तक। ठीक है, जो लाइफ इनिशिएटिव इसका ड्यूरेशन क्या है, अप्रॉक्स 5 ईयर चलने वाला है। 3 फेजेस में ये काम करेगा। पहला फेज है चेंज इन डिमांड, हमको डिमांड पैटर्न में चेंज करना है 2022 से 23 में। फिर दूसरा फेज में फोकस करेगा चेंज इन सप्लाई में। फिर थर्ड होगा पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करना है हमको। इंप्लीमेंट कौन कौन कर रहा है, तो नीति आयोग है, पहले साल नीति आयोग देख रही है, उसका जो मेन बॉडी उसको गवर्न करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मोफ्सी है। ठीक है, वहीं अगर अब बात हो रही है कि ये क्यों, क्या जरूरत है लाइफ इनिशिएटिव की, तो देखिए हम सभी को पता है कि इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो ये क्या पूरा इकोसिस्टम को हमें इंपैक्ट कर रहा है, पीपल विश्व में इंपैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसकी नीड है। आप समझ रहे हैं, लॉजिकल ऑर्डर में चीजें हैं कि
आप आंसर इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कौन सा पहले आना चाहिए। देखिए फिर यहाँ बात हो रहा है IPCC की 6th रिपोर्ट जो थी मिशन रिपोर्ट, उसमें बात किया गया है कि जो ह्यूमन कॉज्ड वार्मिंग है वो अप्रॉक्स 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, 1.5 के अप्रॉक्स बढ़ गई है, ठीक है। और टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो क्या होगा, अप्रॉक्स 800 बिलियन से 3 बिलियन जो लोग होंगे वो वाटर स्कैर्सिटी को फेस करेंगे। तो अपनी लैंग्वेज जिससे आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना नोट बना सकते हैं जिससे रिवीजन थोड़ा जल्दी हो। फिर नेक्स्ट डाटा की बात कीजिए कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी में लगभग 80% वर्ल्ड की जो GDP है उसको लॉस होगा। वहीं इंडिया में क्या होगा, इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को काफी लॉस होने वाला है। और टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो इंडिया के 18% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, टूरिज्म 8%, काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डाटाबाजी अपने लिए ही शॉर्ट में समझने के लिए लिख लिया है। खैर यहाँ पे मेन मैंने डेटा पे फोकस किया है। तो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर्कुलर इकोनॉमी हमको किस तरह से फायदा करने वाली है। तो सर्कुलर इकोनॉमी से क्या होगा, अप्रॉक्स 14 लाख करोड़, ठीक है, जो एडिशनल कॉस्ट सेविंग होगी 2030 तक, ठीक है ना। मतलब जो चीजें हम फिर से यूज करेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस करेंगे, RRR का कॉन्सेप्ट आपको पता है इसमें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इससे हम क्या करेंगे, लगभग 14 लाख करोड़ रुपए 2023 तक सेव करेंगे। वहीं वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, ठीक है, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम नल यूज कर रहे हैं, वो पानी को लीकेज से बचाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मशीन यूज करेंगे या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे इफिशिएंटली यूज हो वाटर का। तो उससे हम क्या करेंगे, 30 से 40% कंजम्पशन वाटर को कम कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात ये कर रहा है कि अगर UNEP की एक डाटा है, ये कहता है कि अगर 8 बिलियन पीपल में 1% भी अपने डेली लाइफ में, ठीक है, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है तो अप्रॉक्स 20%, ठीक है, 20% जो इमिशन है पर कैपिटा इमिशन उसको कम किया जा सकता है। ये डेटा कितना सही है कितना नहीं, बट UNEP अगर कह रहा है तो आप इसको कोट कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि जो लाइफ इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या चीजें करने की बात की गई है, तो एनर्जी को सेव करने की, वाटर को सेव, ठीक है। वहीं पे इसमें बात किया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करने के लिए किया गया है, ई वेस्ट को रिड्यूस करने की बात की गई है, वेस्ट रिडक्शन, और इसमें कहा गया है कि सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात भी की गई है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये तो मैंने देखा, शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया है एक पेज में, ठीक है। ये वही चीजें हैं, इसमें बस आपको क्या देखना है कि बेनिफिट्स वाला सेक्शन देखना। तो बेनिफिट्स में आप शॉर्ट मिल सकते हैं, इससे क्या होगा, ये लाइफ इनिशिएटिव जो है वो इजी टू प्रैक्टिस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, मतलब आप क्या प्रोग्रेस को उसको मेजर कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रप्टिव टू ऑनगोइंग इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें कोई चेंज भी नहीं करेगा, तो इसलिए इजीली अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा ग्लोबल इमिशन को और हेल्प करेगा जो इंडियंस हैं अपने बिहेवियर में उनके चेंजेस में काफी हेल्प भी करेगा, ठीक है। वही जो मैं डेटा की बात कर रहा था UNEP की, देखिए यहाँ पे मेंशन है। और इंडिया की पोजीशन देख लीजिए, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। इंडिया 4th नंबर पर है, ठीक है, वर्ल्ड की रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के मामले में। 4th नंबर पे हम हैं विंड एनर्जी के मामले में, वहीं 5th नंबर पर है इंडिया सोलर एनर्जी के मामले में, ठीक है। ये डेटा आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। और इंडिया का टारगेट क्या है 2070 तक, 2070 तक क्या है उन्होंने आपको यहाँ पे जीरो इमिशन करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब लास्ट चलिए देखिए, उसके बाद फिर क्या आपको देखना है कि इसके थ्रू हमको क्या क्या स्टेप लेने हैं, इसको भी यहाँ पे फोकस करिए। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है आपको, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो गवर्नमेंट स्टेप लिया है उसमें कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, उसकी बात मैंने की है। स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पे गोवर्धन स्कीम की बात है, और गिव इट अप कैंपेन, ये इंडिविजुअल लेवल पे है। वहीं इंडिया के जो NDCs हैं, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड गोल्स जो है, क्या है हमारा था कि जो एक ये था कि 40% जो हमारे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसको 2030 तक, ठीक है, हमको रिन्यूएबल एनर्जी से या फिर नॉन फॉसिल से अटेन करना है। तो खास बात यह है कि इंडिया ने इस अपने टारगेट को 9 साल पहले ही अचीव कर लिया है। 2030 तक इंडिया को अचीव करना था, लेकिन 2021 में ही इंडिया 40% अपने इलेक्ट्रिक जो पूरा कंजम्पशन है उसको नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्राप्त करने लगा है, ठीक है। और उसका एक डेटा और भी है यहाँ पे, जैसे कि इंडिया में जो एवरेज फूड प्रिंट है, ठीक है, पर कैपिटा पर पर्सन है 1.8 टन पर ईयर है। वहीं ग्लोबल एवरेज जो है वो 4.5 टन पर ईयर है। तो इंडिया में काफी कम है, बट इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है, इस वजह से ये काफी कम एब्सोल्यूट टर्म में काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया में कौन कौन सी लाइफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल फॉलो होती है। तो आप सबको पता है कि हम लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, दैट इज टी इन क्ले पॉट्स, ठीक है। क्लेवेयर कुकिंग हम लोग फॉलो करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड है हमारा, ठीक है, और सन ड्राइंग क्लॉथ्स है, ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड बताने के बाद जैसे हमने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप कोट कर सकते हैं। जैसे 11 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है कि हमको सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी को डेवलप करना है, लाइफ बिलो वाटर SDG 14, 15 में क्या करता है लाइफ ऑन द लैंड, एंड 13 बात कर रहा है क्लाइमेट एक्शन, और वहीं 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात यहाँ पे करता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे और कह सकते हैं आप पीपल को या फिर कम्युनिटीज को कनेक्ट करिए डायरेक्ट डेमोक्रेटिकली, कि आप आइए ग्राउंड लेवल पे एक्शन लीजिए, आपको इन्वायरमेंट चेंजेस में जो चीजें हैं लोगों को अवेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, और लोगों को हेल्प कीजिए कि वो अपनी लाइफ को इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से सीन कर सकें। वहीं P3 मॉडल आप फॉलो कर सकते हैं, 3 कॉन्सेप्ट था, तो ऐसे इसमें भी ट्रिपल मॉडल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और लास्ट चीज था यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमिक से हमको सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने डिस्कस किया कि आप करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मुझसे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।